पांचवीं सदी में वाह्यान मगध आते हैं और अपनी डायरी में लिखते हैं कि यहाँ के शहरों में खूब वैभव है, लोग दान दक्षिणा में आगे हैं, मृत्यु दंड प्रचलित नहीं है। बौद्ध और हिंदू धर्म एक साथ फल फूल रहे हैं। और अब बात करते हैं पाटलिपुत्र से 30 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित उस जगह की जिसे आज तरेगना कहते हैं। 5वीं सदी में खगोल एवं गणित के प्रकांड पंडित आर्यभट्ट तारों को गिन रहे हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की गुत्थी सुलझा रहे हैं, पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने की घोषणा कर रहे हैं और उसकी परिधि नाप रहे हैं। अब राहु केतु के चांद सूरज ग्रसने की बात झूठ सिद्ध हो रही है। और अब बात करते हैं एक और भट्ट की। सोन नदी के तट पर बालुका राशि में खेलता बाण भट्ट संस्कृत साहित्य का महान नाटककार गद्यकार हर्षवर्धन के दरबार का मणिमाणिक बना हुआ है। अरे ये क्या, 7वीं सदी का दृश्य देखिए। चीन से हुएनसांग पामीर की पहाड़ियों को पार कर हिंदू कुश को लांग कर सप्त सिंधु हस्तिनापुर कन्नौज होते हुए नालंदा की ओर चले आ रहे हैं। और जब वे नालंदा पहुंचते हैं तो द्वारपाल उनसे कुछ मुश्किल सवाल कर रहे हैं। 10 में से 2 या 3 को ही प्रवेश मिलता है। सोचिए, जब द्वारपाल इतने विद्वान होते थे तो उन्हें पढ़ाने वाले कितने उद्भट विद्वान होते होंगे। नालंदा का विकास अकेला नहीं हो रहा था, उसके साथ साथ विक्रमशिला, उद्दंतपुरी, तेल्हाड़ा जैसे अनेक विहार फल फूल रहे थे। महाबोधि मंदिर बन चुका था, केसरिया स्तूप का भी निर्माण हो चुका था। जगह जगह भव्य मंदिरों, विहारों और चैत्यों का निर्माण हो रहा था। 9वीं सदी का दृश्य, जब आदि गुरु शंकराचार्य दक्षिण भारत से चलकर मंडन मिश्र से मिलने सहरसा के महिषी गांव की ओर चले आ रहे हैं। लोगों को क्या आनंद आया होगा जब सन्यास और गार्हस्थ्य धर्म के द्वंद्व पर इन दोनों विद्वानों के बीच कई दिनों तक बहस चली होगी। और इस शास्त्रार्थ की निर्णायक भूमिका कोई और नहीं बल्कि मंडन मिश्र की पत्नी भारती निभा रही थी। बिहार में वो ताकत थी कि लोग हर तरफ से खिंचे चले आ रहे थे। और इस सिलसिले में अगली कड़ी थी सूफी संतों की। बिहारों का स्थान अब दरगाह खानकाह ले रहे थे। मनेर शरीफ, बिहार शरीफ, फुलवारी शरीफ जैसे कई पवित्र स्थलों का विकास हो रहा था। और इस इलाके में इतने विहार बने हुए थे कि मुगल शासनकाल में पूरे प्रदेश का नाम ही बिहार पड़ गया। सरहप्पा की कवि कुल परंपरा में देसिल बैना सब जन मीठा के उद्गायक विद्यापति के बिना बिहार की गलियां सूनी पड़ी रहती। नालंदा, विक्रमशिला भले जला दिए गए हों, फिर भी गलियों की रागिनी जिंदा थी। बिहार की माटी में इतनी उर्वरता है कि 14वीं शताब्दी में ही पुनर्जागरण के लक्षण विद्यापति में आ गए। संस्कृत अब पोथी की चीज हो गई थी। लोक भाषा के कवि विद्यापति पूरे पूर्वांचल में छा गए। चलिए अब बात करते हैं बिहार के उस लाल की जिसने 16वीं शताब्दी में दिल्ली की सल्तनत पर अपना परचम फहराया। वो न केवल युद्ध कौशल में महारत हासिल किए हुए था बल्कि उससे भी ज्यादा कुशल शासन प्रबंधक था।
उसकी सुदृढ़ शासन व्यवस्था का लाभ न केवल हुमायूं और अकबर को मिला, बल्कि अंग्रेज शासन को भी मिला। ढाका से पेशावर तक की सड़क, रोहतास का किला, पंजाब में झेलम का किला, दिल्ली का किला, पटना का किला, सभी उसके अवदान हैं। ये कोई और नहीं पर शेर शाह सूरी थे। उसने देश में पहली बार चांदी से बने मानक रुपयों को चलाया और ये रुपए बाद में चलकर भारतीय उपमहाद्वीप के देशों की आधिकारिक मुद्रा बने। उसने डाक व्यवस्था को दुरुस्त किया और पाटलिपुत्र, जो कि 7वीं सदी से ढलान पर था, उसे पटना नाम देते हुए फिर से विश्व के मानचित्र पर ला खड़ा किया। पटना में जन्मे गुरु गोविंद सिंह उस वक्त पटने में ही सूफी संत बीखन पाते हैं और उनके नाम आज भी बीखना पहाड़ी मोहल्ला है। सूफी संत बीखन जब गोविंद राय से मिले तो उन्होंने भविष्यवाणी की कि ये सूर्य जैसा तेजस्वी, वायु जैसा गतिमान और गंगा जैसा पवित्र होगा। और गोविंद राय ने बचपन में ही मगध के इतिहास का संपूर्ण व्यक्तित्व धारण कर लिया। ज्ञान, कर्म और भाव का संपूर्ण समन्वय। आगे चलकर उन्होंने खालसा पंथ की शुरुआत की और 42 साल की उम्र में शहीद हो गए। आज भी पटना का तख्त सिख धर्मावलंबियों के लिए अकाल तख्त के ठीक बाद आता है। इसके बाद बात करते हैं 18वीं सदी के अंतिम दिनों की, जब बिहार में एक ओर यूरोप के व्यापारी अपनी फैक्ट्रियां लगा रहे थे तो दूसरी ओर मुगलों का ठाट बाट बरकरार था। जहाजों से कारोबार हो रहा था और इस इलाके का चावल, जो पटना राइस के नाम से जाना जाता था, पूरे यूरोप में छा गया था। इसके बाद भारत में अंग्रेज राज स्थापित होने लगता है और अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लेने में बिहार के लोगों का योगदान सर्वोपरि है। इसकी शुरुआत करते हैं तिलका मांझी से, जिन्होंने 1780-85 के बीच भागलपुर के जंगलों में अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। 13 जनवरी 1785 को अंग्रेजों ने उन्हें भागलपुर में फांसी पर चढ़ा दिया और 1857 में बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध करते हुए 80 वर्ष की उम्र में जिस रण कौशल, शौर्य, नेतृत्व और धैर्य का परिचय दिया, वो बिहार के इतिहास की विरासत है। वे बिहार के लोकमानस में महानतम वीर सेनानी हैं। बाबू कुंवर सिंह की मौत के बाद शुरू हुआ बिहार का शोषण। एक तरफ जमींदारी प्रथा, दूसरी ओर सामंती व्यवस्था और तीसरी ओर अंग्रेजों द्वारा बिहार एवं बिहारियों की उपेक्षा। बिहारियों को न केवल राजकीय नौकरी से वंचित रखा गया, बल्कि यहाँ आधुनिक शिक्षा और आधारभूत संरचना का विकास भी नहीं किया गया। बिहार के लोग बस ताकतवर मजदूर बनकर रह गए। उधर इंग्लैंड में अफ्रीकी गुलामी को खत्म कर दिया गया था, पर उनको अपने उपनिवेशों को चलाने के लिए सस्ते मजदूरों की आवश्यकता थी। अपनी चालाकी दिखाते हुए अंग्रेजों ने 5 वर्ष का एग्रीमेंट करवाकर बिहार के मजदूरों का निर्यात प्रारंभ किया। क्या सूरीनाम, क्या ब्रिटिश गयाना, क्या दक्षिण अफ्रीका, क्या मॉरिशस और क्या फिजी, कहां नहीं भेजा गया बिहार के मजदूरों को। बिहार के ये लोग अपने प्रदेश के विकास को छोड़कर अंग्रेजों के उपनिवेशों का विकास करने लगे। कुछ मर गए, कुछ बच गए, सब एक दूसरे से बिछुड़ गए। सोचिए क्या बीती होगी पत्थर तोड़ते उन परदेसियों पर और राह देखती पटोहियों पर। हालांकि एक खुशी की बात बता दूं,
कि बिहार के ये लोग अपनी मेहनत की बदौलत न केवल आगे बढ़े बल्कि वहां के शासन की बागडोर भी संभाली। इस बीच स्वतंत्रता संग्राम के लिए बिहार ने एक से एक क्रांतिकारी को पैदा किया, जिसने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई। आप सब लोग जानते हैं खुदीराम बोस को, जिन्होंने अंग्रेजों पर बम फेंका और इसके बाद हंसते हुए फांसी पर चढ़ गए। भारत में पहली बार चंपारण की धरती पर सत्याग्रही गांधी का अवतरण हुआ और चंपारण का किसान आंदोलन महात्मा गांधी की नेतृत्वकारी क्षमता का प्रतिमान बन गया। और इस क्रांति की पराकाष्ठा हुई 11 अगस्त 1942 को, जब पटना सचिवालय पर तिरंगा फहराने की कोशिश में अंग्रेजों की गोली से 7 किशोर शहीद हो गए। बिहार के सपूतों की ये शहादत समूचे विश्व में अपने तरह का अकेला उदाहरण। और अब हम बात करते हैं उस शख्स की जिसकी उत्तर पुस्तिका पर लिखा है, एग्जामिनिंग इज बेटर देन एग्जामिनर। जी हां, हम बात कर रहे हैं देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। प्रतिभा के सेनानी, अथक जन सेवा के संकल्पी, अद्वितीय गद्यकार, संविधान सभा के अध्यक्ष और 2 बार बने भारत के राष्ट्रपति सचमुच एकमात्र हैं। आजादी का मंत्र यही गांधी ने पूछा, देश रत्न राजेंद्र से हुआ मस्तक ऊंचा, आजादी का मंत्र। इसके बाद बात करते हैं उस महानायक की जिसने आजादी के बाद फिर से जब देश में मौलिक अधिकारों का हनन होने लगा तो ये गांधीवादी, ये सर्वोदयी उठ खड़ा हुआ, जिसने 1974 के आंदोलन का नेतृत्व किया और संपूर्ण क्रांति का उद्घोष किया। जी हां, हम बात कर रहे हैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण की। महिलाओं को पंचायतों में 50% भागीदारी प्राप्त हो चुकी है।